2 सेकंड की ये आवाज़ दुनिया भर के 280 मिलियन 28 करोड़ से ज़ायद लोगों के दिमाग में एकदम से सनसनी पैदा कर देती है। नेटफ्लिक्स अब सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो ये तय करती है कि हम अपनी छुट्टियां कैसे गुजारेंगे, हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे और अपना वक्त कहाँ ज़ाया करेंगे। लेकिन एक कंपनी जो कभी लोगों के घरों में खत के जरिए फिल्मों की सीडी भेजा करती थी, वो हॉलीवुड के सबसे बड़ी बादशाह कैसे बन गई? द कैलपेलॉग में एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम नेटफ्लिक्स की इस चालाक और बेरहम हिकमत अमली का पोस्टमार्टम करेंगे, जिसने आपको अपने स्क्रीन्स का गुलाम बना दिया है। पहला हिस्सा, ब्लॉकबस्टर की मौत, द ओरिजिन। 90 की दहाई की पुरानी वीडियोस जहां लोग फिल्में किराए पर लेने दुकानों पर जाते थे। इस सल्तनत को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि उन्होंने किसको हराकर ये मकाम पाया। 90 की दहाई में ब्लॉकबस्टर नामी कंपनी वीडियो रेंटल की दुनिया की बादशाह थी, लेकिन उनका एक कानून था, अगर आप फिल्म वक्त पर वापस नहीं करेंगे तो आपको जुर्माना देना होगा। कहा जाता है कि नेटफ्लिक्स के मालिक रेड हेस्टिंग को एक बार 40 का जुर्माना हुआ और उसी गुस्से में उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए जहां कोई लेट फीस ना हो। 1997 नेटफ्लिक्स ने बाज़ार डाक सीडी भेजने का काम शुरू किया और 207 नेटफ्लिक्स ने इंटरनेट पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग मुतारिफ करवाई। जब 207 में नेटफ्लिक्स ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग शुरू की तो इंटरनेट बहुत सुस्त था और हॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर उन पर हंसते थे। लेकिन नेटफ्लिक्स दौर की सोच रहा था, उन्होंने जान लिया था कि इंसान हमेशा आसानी को चुनता है। उन्होंने न सिर्फ ब्लॉकबस्टर कंपनी को दिवालिया कर दिया, बल्कि इंसान का फिल्म देखने के लिए घर से बाहर जाने का रवाज ही खत्म कर दिया। दूसरा हिस्सा, एल्गोरिदम का जाल, द मैट्रिक्स। लेकिन दूसरों की फिल्में दिखाना काफ़ी नहीं था। 2013 में नेटफ्लिक्स ने अपना पहला शो हाउस ऑफ कार्ड्स बनाया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शो किसी डायरेक्टर की पसंदीदा पर नहीं, बल्कि डेटा की बुनियाद पर बनाया गया था। यहीं पर नेटफ्लिक्स का वो जाल शुरू होता है जिसका तजिया हम द कैलपेलॉग पर कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स आपके हर हरकत पर नज़र रखता है। उन्हें मालूम है कि आपने वीडियो कब रोकी, उन्हें मालूम है कि आपने किस सीन को दोबारा देखा, यहाँ तक कि जो तस्वीर थंबनेल आपको शो के ऊपर नज़र आती है वो आपके दोस्त को नज़र आने वाली तस्वीर से अलग होती है। अगर आप रोमानवी फिल्में पसंद करते हैं तो नेटफ्लिक्स आपको फिल्म के पोस्टर में हीरो हीरोइन की हंसती हुई तस्वीर दिखाएगा, और अगर आप हॉरर फिल्में देखते हैं तो उसी फिल्म का पोस्टर आपको डरावना बनाकर दिखाया जाएगा। आप अपनी मर्जी से फिल्म नहीं चुनते, बल्कि नेटफ्लिक्स का एल्गोरिदम आपके दिमाग से खेलकर आपसे वो चुनवाता है जो वो चाहता है। उन्होंने एक नई बीमारी को जन्म दिया है जिसे हम बिंज वॉचिंग यानी लगातार घंटों वीडियोस देखना कहते हैं। अगली किस्त का 5 सेकंड में खुद ब खुद चल जाना आपके दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं देता। तीसरा हिस्सा, बादशाहत की कीमत, द प्राइस ऑफ पावर। कई सालों तक नेटफ्लिक्स का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन जब आप सबसे ऊपर होते हैं तो मुश्किलात भी सबसे ज़्यादा होती हैं। आज नेटफ्लिक्स को तारीख के सबसे बड़े मुकाबले का सामना है। डिज्नी, अमेज़न और बड़ी बड़ी कंपनी ने अपना स्ट्रीमिंग ऐप लॉन्च कर दिया। बदले में नेटफ्लिक्स ने मवाद कंटेंट बनाने के लिए अरबों डॉलर्स पानी की तरह बहाना शुरू कर दिए। लेकिन जब आप इतनी ज़्यादा मिकदार में चीज़ें बनाते हैं तो मयार क्वालिटी गिर जाता है। आज नेटफ्लिक्स पर चंद अच्छे शोज़ के बदले दर्जनों ऐसे फिजूल शोज़ मौजूद हैं जिन्हें कोई नहीं देखता, और उस नुकसान को पूरा करने के लिए उन्होंने पासवर्ड शेयरिंग बंद कर दी और फीसें बढ़ा दी। जिस कंपनी ने हमें सस्ता तफरी देने का वादा किया था वो आज खुद एक महंगा केबल टीवी बन चुकी है। नतीजा, तो फिर द कैलपेलॉग का हतमी फैसला क्या है? नेटफ्लिक्स का कसूर ये नहीं कि वो ख़राब शोज़ बनाता है
ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے فلم اور آرٹ کو صرف ایک ڈیٹا بنا دیا ہے۔ انہوں نے ایک ایسی مشین تیار کر لی ہے جس کا مقصد صرف آپ کی آنکھوں اور اسکرین سے چپکا کر رکھنا ہے۔ انہوں نے ہماری توجہ خرید لی ہے۔ لیکن نیٹ فلکس کا الگوریدم آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہے، آر یو اسٹل واچنگ؟ کیا آپ اب بھی دیکھ رہے ہیں؟ مجھے نیچے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کا پسندیدہ نیٹ فلکس شو کون سا ہے، اور ایسی ہی گہری ویڈیوز کے لیے دا کال بیل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں